अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनसाद। अमीरन ने उन लोगों को यकीनन मेरे बारे में बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ। वो इसीलिए मुअद्दब नजर आ रहे थे। बल्कि इस जहाँ मेरे इशारे पर वहां से उठकर चली गई। जी सरकार, हुक्म फरमाइए कि हमें क्यों याद किया है। बल्कि इस जहाँ के बाप ने गुफ्तगू शुरू की। अमीरन ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि हम क्यों आए हैं। दरअसल ये मामला अब और चलने वाला नहीं है। हम बल्कि इस जहाँ को सलाम से तलाक दिलवाने के लिए आए हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक तुम लोग भी यही चाहते हो। रहा ये किस्सा के तलाक के बाद बल्कि इस जहाँ का मुस्तकबिल क्या होगा, तो हम ये फैसला भी कर चुके हैं। इद्दत पूरी होने के बाद हम खुद एक शरीफ और बाइज्जत शख्स से उसका निकाह पढ़वा देंगे। इस सिलसिले में तुम लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने नरमी के साथ हबीब को समझाया। लेकिन हजूर, सलाम तो इस पर किसी तरह राजी ही नहीं। बाकी बातें तो बात की हैं, हबीब ने कहा। फिर इन दोनों बहनों का मामला भी है। उसने अमीरन की तरफ इशारा किया। उन्होंने मेरी बीवी से ये कहा था कि अगर बल्कीस ने इस्लाम से तलाक ले ली तो ये जिंदगी भर हमारे घर में कदम नहीं रखेंगी। मैंने अमीरन की तरफ देखा तो वो मेरे जेरे असर कहने लगी, मैं गलती पर थी। भला कभी खून से खून भी जुदा हुआ है। अमीरन की छोटी बहन बशीरन उसे हैरत से देखने लगी और बोली, बाजी हमेशा गुस्से की तेज है, लेकिन है तो मेरी बहन। आखिर उन्हें भी मेरी बच्ची पर रहम आ ही गया। तो क्या आज ही फैसला हो जाएगा सरकार? हबीब ने मुझसे पूछा। हाँ, हम इसीलिए तो आए हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन सलाम भाई तो आ जाए, बल्कि इस जहाँ के भाई साले ने कहा। उनका तो कुछ पता ही नहीं कब आए। हम अभी मालूम किए लेते हैं कि वो कहाँ है। ये कहते ही मैंने आंखें बंद कर ली और सलाम के चेहरे का तस्वुर किया। फिर मुझे जो कुछ पता चला उस पर गुस्सा आया। वो इसी मोहल्ले में अपने एक दोस्त के घर गया था, फिर वहां से वापस आया और घर में मेरी मौजूदगी महसूस करके दरवाजे ही से लौट गया। उसने बैठक के बैरूनी दरवाजे से कान लगाकर मेरे और बल्कीस जहाँ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन ली। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि वो अभी अपने कमीनेपन से बाज आने पर आमादा नहीं था। वो अब भी इसीलिए इधर उधर चक्कर काट रहा था कि मैं चला जाऊं तो वो घर में आए। ये सब जान लेने के बाद मैंने आंखें खोल दी और सख्त लहजे में बोला, हम अभी उस खबीज को पकड़ कर लाते हैं। आखिर उसने हमें समझा क्या है। मैं उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सरकार? हबीब ने मुझसे सवाल किया। सलाम यहाँ हमारी मौजूदगी की वजह से नहीं आया। उसे पता चल गया है कि हम क्यों आए हैं। मैं ये कहता हुआ बैठक का बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मुझे सलाम अपने घर के करीब ही एक गली में मिल गया। मुझ पर नजरें पड़ते ही वो घबरा गया। मैंने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और सख्ती से कहा, चलो घर। वो किसी सुधाए हुए जानवर की तरह मेरे साथ साथ चलने लगा। उस बुज़दिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करता। जब मैं सलाम को साथ लिए बैठक में दाखिल हुआ तो सभी हैरान रह गए। अमीरन, तुम बल्कीस को बुला लाओ, मैंने हुक्म दिया। अमीरन अंदर घर में चली गई तो मैंने सलाम को डांटा। तुम बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे। बोलो, तुमने बैठक के दरवाजे पर खड़े होकर बल्कीस और मेरे दरमियान होने वाली बातें क्यों सुनी और फिर वापस क्यों चले गए? सलाम का चेहरा उतर गया और वो मुर्दा सी आवाज में बोला, बल्कीस को मैं तलाक देना नहीं चाहता था और अब? ये सवाल करते ही मैंने उसे अपने असर में ले लिया। आपका जो हुक्म होगा उसकी तामील करूंगा। उसका लहजा बदल गया। इसी दौरान अमीरन के साथ बल्कीस भी बैठक में आ चुकी थी। मैंने सलाम को मुखातिब किया, तो फिर तुम अभी बल्कीस जहाँ को तलाक दे दो। सलाम ने फौरन मेरे हुक्म पर अमल किया। अब आप लोग बल्कीस जहाँ को अपने साथ ले जा सकते हैं, मैंने हबीब से कहा। जहेज में हमने अपनी बहन को जो जेवर दिया था वो भी हमें वापस चाहिए। साले बोला, जाओ अमीरन, उन्हें जेवर ला कर दो। मेरे हुक्म पर अमीरन अंदर गई और जेवर ले आई। उसने जेवर अपनी बहन के हवाले कर दिया। जब मैं उठने लगा तो हबीब ने मुझसे दरख्वास्त की, सरकार, अगर कुछ देर को मेरे गरीब भाने को भी रौनक बख्श दें तो मैं उसे अपनी इज्जत अफजाई समझूंगा। मैंने उसके साथ चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मैं समझ गया था कि वो मुझे क्यों अपने घर ले जाना चाहता है। 2 गली छोड़कर बल्कीस जहाँ का मायका था। मैं उन लोगों के साथ वहां आ गया। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया। उस कुर्सी का एक हत्था गायब था। घर की हालत से भी अंदाजा हो रहा था कि वो गरीब लोग हैं। बल्कीस जहाँ का बाप जामे क्लॉथ मार्केट में कपड़े की एक दुकान पर सेलमैन था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। सलाम का हम उम्र साले ना तो पढ़ा लिखा था, ना उसे कोई हुनर आता था। नतीजा ये कि ना तो उसकी शादी हो सकती थी, ना ही वो किसी मुस्तकिल धंधे से लग सका था। वो इधर उधर काम की तलाश में भटकता फिरता। कुछ दिन को कहीं मेहनत मजदूरी का कोई काम मिल जाता और फिर वही बेरोजगारी उसका मुकद्दर ठहरती। बल्कि इस जहाँ की एक छोटी बहन नफीस जहाँ भी थी। उसकी उम्र भी अब शादी के काबिल हो रही थी। बेचारा हबीब और उसकी बीवी बशीरन इसी फिक्र में घुल रहे थे कि अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे और कहाँ से करेंगे। छोटा सा ये खानदान मुश्किलात और परेशानियों का शिकार था। हसूल मुआश ने उन्हें मार रखा था। इस पर सितम ये हुआ कि बल्कीस जहाँ का घर भी ना बस पाया। शादी के कुछ दिन ही बाद झगड़े शुरू हो गए। बेटी अगर सुख में ना हो तो वालिदैन को किस तरह सुकून आ सकता है। अपनी बहन की गुर्बत देखकर ही अमीरन और भी शेर हो गई। मुझसे हबीब या बल्कीस जहाँ की माँ ने कुछ नहीं कहा, मगर मैंने जरा ही देर में सब कुछ मालूम कर लिया। इस घराने के हालात जानकर मुझे बहरहाल अफसोस हुआ और मैं सोचने लगा,
کیا ساری دنیا ہی دکھوں سے بھری ہوئی ہے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا سرکار کہ ہمیں بلقیس جہاں کے مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حبیب نے مجھے مخاطب کیا، اور یہ کہ آپ عدت پوری ہونے کے بعد کسی شریف اور باعزت شخص سے اس کا نکاح پڑھوا دیں گے۔ میں اسی سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون اور کیسے لوگ ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں سرکار کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ پھر یہ بھی عرض کرنا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس جہیز میں دینے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حبیب کی بات کاٹ کر کہا، اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں، سرکار کی زبان اللہ مبارک کرے۔ بشیرن بولی۔ وہ بھی کمرے میں موجود تھی، بلقیس البتہ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا حبیب کہ تمہاری بیٹی بلقیس جہاں اتنے بڑے گھر میں جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد میں نے مختصراً اسے قمر احمد کے بارے میں بتا دیا۔ پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ بلقیس جہاں وہاں ہر طرح خوش رہے گی اور قمر احمد کی پہلی بیوی کے بیٹے ظفر کو اپنی اولاد ہی کی طرح سمجھے گی۔ میں جب مناسب سمجھوں گا قمر احمد سے تم لوگوں کی ملاقات کروا دوں گا۔ ہاں، مجھے تم لوگوں سے یہ جواب ضرور چاہیے کہ تمہیں بھی یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ سرکار کے فیصلے کے بعد ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ کہہ سکیں، حبیب نے جواب دیا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اتنے بڑے افسر ہو کر ہم سے رشتہ کرنے پر آمادہ ہو بھی جائیں گے یا نہیں۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگنے والی بات ہے، کیوں سالے کی ماں؟ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ جب سرکار کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کیسے انکار کریں گے؟ بشیرن فوراً بولی۔ پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ تم دونوں میاں بیوی قمر احمد کو دیکھ لو۔ میں نے کہا، جہاں تک قمر احمد کی رضامندی یا امیری غریبی کا معاملہ ہے تو یہ تم لوگوں کی سوچنے کی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں یہ ذکر ہی نہ کرتا۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ بلقیس جہاں اب اور دکھ نہ سہے، اسے میں نے اسلام سے طلاق دلوائی ہے تو اس کا گھر بھی بسوا دوں۔ یہ سن کر بشیرن مجھے دعائیں دینے لگی۔ حبیب کے چہرے سے بھی ممنونیت کا اظہار ہونے لگا۔ یہ بتاؤ حبیب کہ تم اس وقت میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، جی ہاں سرکار، کیوں نہیں؟ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ تو پھر اٹھو، نفیس جہاں چائے بنا رہی ہے سرکار، اگر… میں نے بشیرن کی بات کاٹ دی۔ پھر کبھی صحیح، اس وقت ہمیں ذرا جلدی ہے۔ پھر حبیب کو ساتھ لے کر رام سوامی سے میں اپنی کوٹھی آ گیا، اسی نشست میں بٹھا دیا۔ وہ حیرت سے میری نشست گاہ کے ساز و سامان کو دیکھنے لگا۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں، ابھی ذرا لباس تبدیل کر لوں۔ اس بہانے میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور وہاں سے مجھے غائب ہوتے دیر نہ لگی۔ کراچی شہر میں ایسے آدمزادوں کی کمی نہیں تھی کہ جن کی تجوریوں میں ڈھیروں دولت بھری پڑی تھی۔ خود انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ ان کا مقصد محض دولت کا حصول تھا، خواہ وہ کسی طرح حاصل ہو۔ میں اکثر ایسے خزانے کے سانپوں کی دولت پر ہاتھ صاف کرتا رہتا تھا۔ یہ دولت میرے تو کسی کام کی نہیں تھی، ہاں ضرورت مندوں کے کام ضرور آتی رہتی۔ میری نظر میں حبیب بھی ایسا ہی ایک ضرورت مند تھا۔ ضرورت کے بغیر میں کبھی کسی کی تجوری سے دولت غائب نہ کرتا۔ اس روز بھی میں نے یہی کیا اور لوٹ آیا۔ نئے نوٹوں کی وہ گڈیاں میں نے کپڑے کے ایک تھیلے میں رکھیں اور لباس تبدیل کر کے خوابگاہ میں آ گیا۔ بمشکل مجھے اس میں چند منٹ لگے ہوں گے۔ حبیب صوفے سے اٹھا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سے مجھے ایک بات معلوم کرنا تھی حبیب، میں نے اسے مخاطب کیا۔ فرمائیے سرکار، کیا پوچھنا ہے؟ وہ ادب کے ساتھ بولا، تم خود جامع کلات میں کپڑے کی کوئی دکان کھول کر اسے چلا سکتے ہو؟ کیوں نہیں سرکار، کانپور میں میری کپڑے کی دکان ہی تو تھی جو فسادات میں لٹ گئی۔ اسی تجربے کی بنیاد پر تو مجھے یہاں فوراً نوکری مل گئی، لیکن یہاں تو میں دکان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سے کیا چھپانا سرکار، 2 وقت چولہا ہی جلتا رہے تو بہت ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تمہیں کہیں سے قرض مل جائے، میرا مطلب قرض حسنہ سے ہے، پھر تو تم دکان خرید سکتے ہو۔ میں نے کہا، سرکار مجھے غریب آدمی کو کون قرض دینے لگا؟ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ قرض تمہیں ہم دیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ تم یہ قرض تب ادا کرو گے جب اس قابل ہو جاؤ۔ بولو کیا کہتے ہو؟ وہ حیرت سے میری صورت دیکھنے لگا اور کچھ دیر کو اس کی زبان گنگ سی ہو گئی۔ پھر وہ بولا تو ہکلانے لگا، سرکار یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم سن رہے ہو، میں بولا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم قرض دینے سے پہلے ہی اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ لو، میں نے کپڑے کا تھیلا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ معافی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ قرض ادا نہ کر سکو تو تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ اس نے تھیلا لے لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، یہ تو سرکار بہت بڑی رقم لگتی ہے۔ تو کیا ہوا، جامع کلاتھ مارکیٹ جیسی جگہ پر دکان خریدنے یا پگڑی پر لینے کے لیے کوئی رقم تو نہیں چاہیے؟ پھر دکان کے لیے مال بھی تو لینا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کپڑے کے اس تھیلے میں چھوٹے بڑے نئے نوٹوں کی خاصی گڈیاں تھیں۔ وہ تھیلے سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر گننے لگا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا کیونکہ قرض ہی کے بہانے اسے وہ رقم دی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں قرض کا بہانہ نہ کرتا تو وہ شریف اور باعزت آدمی بطور امداد وہ رقم قبول نہ کرتا۔ آدمزادوں کے غریب اور درمیانے طبقے کی اکثریت میں ابھی غیرت باقی تھی۔ رقم گن کر اس نے دوبارہ تھیلے میں رکھ دی اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں بول اٹھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنی رقم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ بہتر ہے سرکار۔ اس کے چہرے سے اب بھی حیرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ رقم کا تھیلا سنبھال کر اپنے پاس رکھتے ہوئے اس نے اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا، مجھے تو خبر نہیں سرکار کہ کب میری کس وقت کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور کون سی نیکی میرے کام آ گئی۔
میں نے پاکستان آنے کے بعد یہ سوچا تک نہیں تھا کہ دوبارہ میرے اچھے دن لوٹ آئیں گے۔ میں تو اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی بچ جانے پر ہی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ نے آج آپ کو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ میں گھر پہنچتے ہی شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہارا بیٹا صالح روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، تم اسے بھی اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لینا، اب تم جاؤ۔ اٹھ کر اس نے عقیدت کے اظہار میں میرے ہاتھ چومنا چاہے تو میں نے منع کر دیا اور اسے خود کوٹھی کے گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ دوسرے دن یاسف نے میرے ساتھ یہ شرارت کی کہ صبح ہی صبح آ گیا۔ اس وقت تک میں سو کر اٹھا نہیں تھا۔ اٹھ اے علی علیش، تجھے شاہ جنات نے طلب کیا ہے۔ میری خوابگاہ میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ وہ آواز بدل کر بولا اور انسانی قالب میں بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم بڑبڑا کر اٹھا تو وہ ہنس پڑا اور میں نے اس کی ہنسی سے اسے پہچان لیا۔ اسی کے ساتھ وہ انسانی قالب میں آ گیا۔ دیکھ لے کیسا ڈرامہ کیا میں نے تجھ سے۔ وہ میرے قریب ہی مسحری پر بیٹھتے ہوئے بولا، بس رہنے دے، تجھے تو ایک سے ایک نئی شرارت سوچتی ہے۔ میں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، تو نے بلقیس جہاں کو طلاق دلوا دی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اس کے والدین سے بھی قمر احمد کے رشتے کی بات ہو گئی۔ خوب، کمالے نیکی ہے علی علیش۔ پھر بھی میری یہ بات گرہ میں باندھ لے کہ آدم زادوں سے بدلے میں تجھے کبھی نیکی نہیں ملے گی، نہ ملے۔ میں یہ توقع بھی نہیں رکھتا۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ جس دن نیکی کا یہ دریا بھر گیا تجھے پتہ چلے گا۔ چھوڑ ان بیکار باتوں کو اے یاسف، میں تجھ سے ایک بات کہنا نہ بھول جاؤں۔ ویسے تو میں نے پکا بندوبست کر دیا ہے کہ تو کبھی کسی برے ارادے سے بلقیس جہاں کے قریب نہیں جا سکے گا۔ پھر بھی سن لے، تجھے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ قمر احمد کی بیوی بن جانے کے بعد وہ اسی کوٹھی میں رہے گی۔ تو سمجھ گیا میری بات یا نہیں؟ میں اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اے میرے دوست علی علیش، تو اگر مجھے یہ تاکید نہ بھی کرتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ میں نے تو بلقیس جہاں کو اسی وقت صبر کر لیا تھا جب تو نے اس معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا دی تھی۔ اپنی اصغری اس سے اب بھی لاکھ درجے بہتر ہے۔ کوئی حور پری نہیں ہے بلقیس جہاں کہ میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ یہ بات تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ خام خواہ تو نے گناہ مول لیا۔ رہ رہ کر مجھے تیری اس حرکت پر افسوس ہوتا ہے اے یاسف۔ اور تو جو مولوی علی علیش بننے سے پہلے جو حرکتیں کرتا آیا ہے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میں بھی آج سے ان حرکتوں پر افسوس کرنے لگتا ہوں۔ اپنی عادت کے مطابق یاسف ہنستے ہوئے کہنے لگا، پھر بولا، چل چھوڑ اس قصے کو اور کوئی دوسری بات کر۔ اچھا، تو پھر اپنی عسکری بیگم کا حال سنا، اس کا دماغ اب آیا ٹھکانے پر؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے دماغ کی نہ پوچھ، یاسف ہنسا۔ تو شاید یہ سن کر حیران رہ جائے گا کہ کبھی کبھی تو وہ غصے اور جنون کے عالم میں مجھ پر ہاتھ اٹھا بیٹھتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات میں تجھے یہ بتاؤں کہ اس سے پٹ کر مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ لعنت ہو تجھ پر کہ ایک جن زاد ہو کر آدم زادی کے ہاتھوں پٹتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے اے علی علیش کہ اصغری سے پہلے کبھی کسی آدم زادی سے میرا واسطہ نہیں پڑا۔ وہ بڑی دلیر ہے، اسے یہ معلوم نہ صحیح کہ میں جن زاد ہوں، لیکن یہ تو خبر ہے میرے قبضے میں جنات ہیں۔ پھر بھی جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو ذرا نہیں ڈرتی۔ کچھ تو نے بھی اسے شے دے رکھی ہوگی تاکہ وہ غصے میں آ کر تیری پٹائی کرنے لگے۔ تجھے مزہ جو آنے لگا ہے اس میں کوئی تو ایسا ہو۔ یاسف نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ تھوڑی دیر نوک جھونک کرنے کے بعد یاسف نے اٹھنے کا قصد کیا تو میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس سے پوچھا، تجھے معلوم ہے اے یاسف کہ ان دنوں قمر احمد اپنے ایک دفتری معاملے کی وجہ سے بہت پریشان ہے؟ کیا اس نے تجھ سے کوئی بات کی تھی اس سلسلے میں؟ ہاں، ایک دن کچھ کہہ تو رہا تھا کہ بازار سے ضروری چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ اسی چکر میں اعلیٰ افسران نے اسی کا جواب بھی طلب کر لیا ہے، لیکن میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوا کریں چیزیں غائب، مجھے کیا؟ ہاں، میں نے اسے یہ ضرور کہا تھا کہ جب نوکری خطرے میں پڑنے لگے تو مجھے بتا دے، میں کوئی بندوبست کر دوں گا۔ یاسف نے بتایا، تجھے اس معاملے سے دلچسپی ہو نہ ہو مجھے ضرور دلچسپی ہے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے کہ اس طرح غریب لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی جائے، اور تو نے آج کل غریب آدم زادوں کی زندگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اسی لیے ہر شام بھیڑ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے ملتا کیا ہے اس سے؟ روحانی سکون، میں نے جواب دیا۔ دیکھ اے علی علیش، روحانی سکون حاصل کرنے کی خاطر ان آدم زادوں کے معاملات میں زیادہ نہ پڑ۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، یہ تجربہ تجھے بھی ہے اور مجھے بھی کہ ان آدم زادوں میں ایک سے ایک خطرناک آدم زاد موجود ہے۔ ان کے معاملوں میں ٹانگ پھنسانے کی ہمیں کیا پڑی ہے؟ یہ جانے ان کا کام جانے۔ تو مجھے الٹا سبق نہ پڑھا۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر ضرور عمل کروں گا۔ ضرورت پڑنے پر تجھے بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ اچھا، جب ضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا، اس وقت تو مجھے جانے دے۔ پھر یاسف ہی کے ذریعے میں نے قمر احمد سے کہلوایا کہ آئندہ روز اس کے دفتر آؤں گا۔ اسی روز دوپہر کے بعد خلاف توقع حاجی صاحب مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی بھی تھا۔ حاجی صاحب مجھ سے کہنے لگے، مقصود میاں، تمہیں نا وقت زحمت دینے پر میں معذرت خواہ ہوں۔ شام کو دراصل یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مجھے اس وقت آنا پڑا۔ معذرت کر کے آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ میرے دیرینہ شناسا تھے۔ یہ میرے ایک دوست کے عزیز یعقوب صاحب ہیں۔ حاجی صاحب نے ادھیڑ عمر شخص کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔
धमकियां देने वाले कौन लोग हैं ये उनसे वाकिफ नहीं है। कल रात मेरे दोस्त उन्हें लेकर मेरी कोठी पर आए थे। मुझसे ये मशवरा करने लगे कि इस सिलसिले में क्या कदम उठाया जाए। पुलिस को भी ये कातिलाना धमकियों से आगाह कर चुके हैं और रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। लेकिन तुम तो इस महकमे की कारकर्दगी जानते ही हो। जाहिर है कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अगर पहले ही उनसे मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता। कातिलाना धमकियां देने वाले नामालूम अफराद का तुम्हें पता चला सकते हो। बाकी बातें तो खुद उनसे मालूम कर लो। मैंने उस उधेड़ उम्र शख्स की तरफ पहली बार गौर से देखा। उसके चेहरे पर वाकई खौफ के आसार थे। पुलिस वाले अमूमन ऐसे किसी शख्स से जो सवालात करते हैं, उनसे मैंने दानिस्ता गुरेज किया और पूछा, याकूब साहब क्या काम करते हैं आप? छोटा मोटा कारोबार है, घी वगैरह का। उस शख्स ने जवाब दिया तो मैं चौंक उठा। लेकिन आजकल तो मार्केट से घी गायब होता जा रहा है। मैं बोला, मेरे पास अभी थोड़ा बहुत स्टॉक है जिसे फिलहाल निकालने का इरादा नहीं। उसने बताया। अपने लिए मैंने उसके लहजे में अकीदत महसूस नहीं की। या तो वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता होगा या फिर हाजी साहब ने उसे मेरे बारे में ज्यादा तफसील नहीं बताई होगी। वो क्यों? मैंने सवाल किया। इसलिए कि अभी घी के दाम और चढ़ेंगे। उसने ये जवाब देने में कोई देर नहीं की। कारोबार में तो ऐसा करना पड़ता है जनाब, लेकिन ये तो बिल्कुल जुल्म है कि अगर कोई अपना माल ना बेचना चाहे तो उसे कत्ल करने की धमकियां दी जाने लगे। फिर तो आपको ये मालूम होगा कि कातिलाना धमकियां देने वाले कौन लोग हैं। मैं बोला, अपनी जिन्नाती सिफात को मैं इसी सूरत में बुरुए कार लाता था कि जब कोई और चारा कार ना रहे, वरना तो उस शख्स से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा ख्याल ये था कि जो बातें यूं ही मालूम की जा सकें उनके लिए पूरी इसरार कुव्वतें इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। जी नहीं, यही तो बात है। उसने मेरी बात के जवाब में कहा, आप जरा तफसील से बताएं कि ये सिलसिला किस तरह शुरू हुआ। मैंने मालूम किया। अब से कोई महीने भर की बात है कि एक अजनबी शख्स मेरे दफ्तर में मुझसे मिला। उसने मुझे पेशकश की कि मेरे पास घी और चीनी का जितना स्टॉक है उससे सौदा कर लूं। वो मुझे बाजार के भाव से कुछ ज्यादा देने पर तैयार था। अदायगी वो नकद करता। एक तो ये कि वो मेरे लिए बिल्कुल नया आदमी था। दूसरे, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, भाव किसी एक जगह ठहर नहीं रहा था। मैं इसीलिए सौदा करने पर राजी नहीं हुआ। पहले तो उसने नरमी से बात की कि याकूब भाई आप ये अच्छा नहीं कर रहे। फिर तड़ी देने लगा। बोला कि ये सौदा ना करना आपको महंगा पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ गया और उससे कहा, माल मेरा है, मैं सौदा करूं या ना करूं मेरी मर्जी। फिर उसे मैंने दफ्तर से निकाल दिया। याकूब अभी शायद कुछ और भी कहता कि मैंने पूछ लिया, आपने उस शख्स या उसकी फर्म का नाम मालूम किया था? हाँ, उस सवाल पर भी उसने बड़ा बेतुका जवाब दिया। कहने लगा कि आप मुझे काला चोर समझ लें, पैसे लें, माल दें, बात खत्म। मैं कौन हूँ? इससे आपको क्या? अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? मैंने दरियाफ्त किया। इस वाकया के दूसरे ही दिन मुझे फोन मिला। पूछने पर उसने बताया कि मैं काला चोर बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्द कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने गौर किया तो ये मुझे उस शख्स की आवाज मालूम नहीं हुई जो मुझसे दफ्तर में आकर मिला था। मुमकिन है कि वही आवाज बदल कर बोल रहा हो। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह के फोन आने लगे। फोन पर हर मर्तबा कोई नई आवाज सुनाई देती। पिछले हफ्ते तो एक औरत की आवाज मैंने फोन पर सुनी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घी और चीनी का स्टॉक जल्द से जल्द किसी के हाथों बेच दो। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा ना किया तो तुम्हें कत्ल करने के साथ साथ तुम्हारे गोदामों को भी आग लगा दी जाएगी। उस औरत ने मुझे ये मोहलत दी है, वो कल खत्म होने वाली है। याकूब ने तफसील के साथ मुझे सारी बात बता दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हाजी साहब बोल उठे, मकसूद मियाँ, ये तो कोई मुनज़्ज़म गिरोह मालूम होता है। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं बोला। फिर याकूब से मुखातिब हुआ, मैं समझता हूँ कि माल जान से ज्यादा नहीं होता। मेरा मशवरा ये है कि आप आज ही अपना स्टॉक निकाल दें। इसकी बेहतर सूरत यह है कि आप किसी एक पार्टी से माल का सौदा ना करें। दूसरे ये कि माल उन्हीं लोगों को दें जिनसे आप पहले भी लेन देन करते रहे हैं। ये तो जनाब कोई बात ना हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं घाटे में रहूं। याकूब का मुंह बन गया। वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए किस्म के आदमजादों में से मालूम होता था। मजीद कहने लगा, रोज भाव बढ़ रहा है। मैंने इसलिए तो इतने दिन अपनी रकम फंसा कर नहीं रखी थी कि इन लोगों की तड़ी में आकर माल बेच दूं। मुझे उस शख्स की बात पर गुस्सा तो आया, मगर पी गया और नरमी से उसे समझाया, इसमें घाटे की क्या बात है? जाहिर है कि आपने आज के भाव से बहुत कम भाव पर माल खरीदा होगा। इसमें तो आपको फायदा ही फायदा है। फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि लोग इस वक्त घी चीनी वगैरह के लिए कितने परेशान हैं। ऐसे वक्त में इन चीजों का स्टॉक करके मुनाफा कमाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये कहकर मैंने तस्दीक तलब नजरों से हाजी साहब की तरफ देखा। जनाब, आपको शायद कारोबार का कोई तजर्बा नहीं। हाजी साहब के बोलने से पहले याकूब ने मुझसे कहा, यही वक्त तो कमाई का होता है। मुझे अफसोस है मकसूद मियाँ कि मैं याकूब साहब को तुम्हारे बारे में कुछ बता नहीं सका। ये लाइल्मी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। हाजी साहब का लहजा माजरत खाना था। कोई बात नहीं हाजी साहब, अगर ये मुझे नहीं जानते तो ना जाने। मुझे जो मशवरा देना था दे चुका। बाकी इस मशवरे पर अमल करना या ना करना इनका काम है। ये तो खैर ठीक है मकसूद मियाँ, लेकिन धमकियां देने वालों का तो पता चलना चाहिए। हाजी साहब कहने लगे, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन इसमें जरा देर लगेगी। ये मामला इतना आसान नहीं है।
मैं फिर यही कहूँगा कि याकूब साहब को अपनी जिद छोड़ देना चाहिए। मैं बोला, अच्छा तो फिर इजाज़त दो मकसूद मियाँ। हाजी साहब उठ खड़े हुए। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। हाजी साहब के साथ ही याकूब भी उठकर खड़ा हो गया। उसने मुझसे मजीद कुछ नहीं कहा। उस शख्स याकूब को साथ लेकर हाजी साहब चले गए तो मैं देर तक इस मामले में गौर करता रहा। इस रोज फिर कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब मैं कोठी से रवाना हुआ और कमर अहमद के दफ्तर पहुंच गया। पर्ची पर मैंने अपना नाम मकसूद मियाँ लिखवाकर अंदर भिजवा दिया तो खुद कमर अहमद कमरे से बाहर आया और मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अंदर ले गया। कमरे में पहले से एक शख्स बैठा था। कमर अहमद ने उससे कहा, आप जाइए, मैं आपको फिर बुलवा लूंगा। वो शख्स उठते ही बोला, सर ये फाइल भी ले जाऊं? उसने अपने सामने रखी हुई फाइल की तरफ इशारा किया। नहीं, इसे मेरे पास ही छोड़ जाइए, इस पर फिर बात करेंगे, फाइल मुझे दे दीजिए। उस शख्स ने फाइल उठाकर कमर अहमद के हवाले की और चला गया। उसी के साथ कमर अहमद ने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया और ताकीद की कि किसी को भी कमरे में आने न दे। चपड़ासी के जाते ही कमर अहमद मुझसे मुखातिब हुआ, जी सरकार, हुक्म फरमाएं। मुझे पीर साहब के जरिए आपका पैगाम मिल गया था कि आज आप मेरे दफ्तर तशरीफ लाएंगे। हमने तुमसे वादा किया था कमर अहमद कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें हम ये इतला भी देना चाहते थे कि वो नासर अब और ज्यादा सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने अब अपने मकसद के हसूल की खातिर लोगों को कत्ल की धमकियां भी देना शुरू कर दी। मुमकिन है कि घी और चीनी के एक कारोबारी शख्स को कल तक कत्ल कर दिया जाए और उसके गोदामों को आग लगा दी जाए। फिर मैंने मुख्तसरन कमर अहमद को याकूब के बारे में बताने के बाद कहा, उसका पूरा नाम पता लिख लो, वो खारदार में रहता है और जोड़िया बाजार में कारोबार करता है। गुज़श्ता रात ही मैंने याकूब के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। कमर अहमद ने एक कागज पर वो सब कुछ लिख लिया जो मुझसे उसे मालूम हुआ। फिर कहने लगा, आपका इरशाद बजा है सरकार, इस शख्स को नजर में रखकर मुमकिन है हम उन लोगों तक पहुंच जाए। कमर अहमद ने मुझसे ये सवाल ही नहीं किया कि मुझे इन तफसीलात का इल्म कैसे हुआ। मोहलत का एक दिन बहरहाल अभी बाकी है। मैंने कहा, मुमकिन है याकूब डर जाए और अपनी जान बचाने के लिए आज ही सारा माल निकाल दे। इसके अलावा ये इम्कान भी है कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहे और अपनी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर ले। पुलिस को भी वो इसके लिए पैसा खिला सकता है। खैर, ये बात तो एक तरफ रही, तो मुझे उस केस की फाइल दिखाओ। मैं अब तक की सारी तगदो का नतीजा देखना चाहता हूँ। आपके तशरीफ लाने से पहले मैं अपनी डिप्टी डायरेक्टर से इसी केस पर गुफ्तगू कर रहा था। कमर अहमद ने बताया, ये है वो फाइल। कमर अहमद ने एक फाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये वही फाइल थी जो उसने अपने डिप्टी डायरेक्टर से लेकर रख ली थी। इस फाइल में तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आप इत्मीनान से इनका मुताला कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहते हुए कमर अहमद ने वो कागज उठा लिया जिस पर याकूब के मुतालिक जरूरी तफसीलात दर्ज थी। वो चाहता तो अपने किसी मातहत को कमरे में बुलाकर जरूरी अहकाम दे सकता था, लेकिन उससे मेरी एक सुई में फर्क पड़ता। वो इसीलिए खुद उठकर चला गया। मैंने फाइल खोलकर रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू कर दी। इसी दौरान कमर अहमद भी वापस आ गया, मगर खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम बहरहाल जखीरा अंदोजों का नहीं हो सकता। उसकी एक वाजिया मिसाल याकूब भी था। जखीरा अंदोज और मौके से फायदा उठाकर नाजायज फायदा उठाने वाले तो खुद परेशान थे। ये बात मुझे करीन क्यास मालूम हुई कि इन मुल्क दुश्मनों का सदर मकाम कराची ही होगा। उसकी वजह यह है कि कराची शहर तमाम तर्ज तजारती सरगर्मियों का मरकज था। मुश्तबा बड़े कारोबारी लोगों की फहरिस्त में सेठ अब्दुल रज़ाक का नाम देखकर मैं जरूर चौंका। ये वही शख्स था कि जिसने हाजी साहब के जरिए मुझे अपना वर्किंग पार्टनर बनाने के लिए पेशकश की थी। मैंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया था। ये बात उस वक्त की थी जब महमूद हसन जिंदा था। सेठ अब्दुल रज़ाक के नाम के साथ ही कई दूसरे नाम भी दर्ज थे। उन्हीं में मुझे गैर मुस्लिम शख्स रामदास का नाम भी नजर आया। नामों के साथ उन लोगों के कारोबार की तफसीलात भी दर्ज थी। उनमें सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे कि जिनका कारोबार मुल्क के दूसरे हिस्से यानी बंगाल तक फैला हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स को देखकर मुझे ये अंदाजा भी हुआ कि इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उलझाने की कोशिश भी की गई है। इस फाइल का मुताला करने और तफसीलात जहन में महफूज करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने वो फाइल बंद कर दी और कमर अहमद को दे दी। मुल्क दुश्मन अनासर का सुराग लगाने के लिए जो कोशिशें की गई थी, फाइल में उनका भी तफसीली जिक्र था। उन पर मैंने खसूसी तवज्जो दी। उसी से मेरा जहन एक नतीजे तक पहुंचने लगा। कमर अहमद फाइल लेकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा तो मैंने कहा, कमर अहमद, क्या तुम्हारे अमले के इन अफराद से मुलाकात मुमकिन है जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हैं? जी हाँ सरकार, कमर अहमद ने जवाब दिया। लेकिन उन्हीं अफराद से मुलाकात हो सकती है जो आज छुट्टी पर नहीं है। जो लोग दफ्तर ही के किसी काम से बाहर गए हैं वो भी नहीं मिल सकते। मैं देखता हूँ कि उन केस पर किन लोगों ने अब तक काम किया है। ये कहते हुए उसने फाइल खोलकर अपने सामने रख ली और एक कागज पर कुछ लोगों के नाम लिखने लगा। मुलाकात की वजाहत कर दूं कमर अहमद? मैं बोला, जी। वो कोई नाम लिखते हुए मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। तुम इन लोगों को एक एक करके अपने कमरे में बुलाओगे, मैंने बताया। उनसे मेरा तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। तुम इसी केस के मुतालिक जो चाहो पूछगिछ करते रहना। मकसद उन्हें किसी बहाने इस कमरे में रोके रखना है। जी बहुत बेहतर हजूर। ये कहकर कमर अहमद दोबारा इस फाइल की वर्क गर्दानी करने लगा। जल्द ही उसने ये काम मुकम्मल कर लिया और घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया।
चपड़ासी आ गया तो उसने कहा, मन्नान साहब से जाकर कहो कि साहब याद कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर का नाम मन्नान ही था। वो आया तो मैं उसे पहचान गया। मेरी आमद के वक्त वही कमर अहमद के पास बैठा था। मन्नान साहब, कमर अहमद ने उसे मुखातिब किया और नामों की फहरिस्त उससे दे दी। मालूम करके बताइए कि इन अफराद में से कौन कौन इस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं। नामों की फहरिस्त लेकर मन्नान चला गया और कुछ देर के बाद आकर वो फहरिस्त कमर अहमद के सामने रखते हुए बोला, सर, इनमें जिन लोगों के नाम पर मैंने सही का निशान लगाया है वो दफ्तर में मौजूद हैं। क्रॉस सिर्फ 2 नामों पर है। ये दोनों छुट्टी पर हैं। आउटडोर अभी कोई नहीं है। कमर अहमद ने फहरिस्त पर एक नजर डाली और मन्नान से कहा, ठीक है, आप जाइए, आउटडोर अभी किसी को ना भेजिए। फिर कमर अहमद ने मेरी हिदायत के मुताबिक एक एक शख्स को अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। मेरी तवज्जो तो उनके जहनों पर मरकूज रही। कमर अहमद उनसे इस अरसे में इसी केस के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करता रहा। कमरे में दाखिल होने वाले चौथे शख्स के जहन को पढ़ते ही मुझे उम्मीद की किरण सी नजर आई। उसे फौरी तौर पर मैंने अपने असर में ले लिया और बोला, बैठ जाओ जमील, तुम्हारी तनख्वाह यकीनन इतनी नहीं कि शाम को किसी बड़े होटल में बैठ सको, ठीक है ना? जी हाँ, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। उस शख्स जमील ने ख्वाब आलूद सी आवाज में मेरे सवाल का जवाब दिया। मलक अफजल के बारे में तुम्ही ने ये रिपोर्ट लिखी थी कि वो हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है। मैंने पूछा। मलक अफजल का नाम उन्हीं बड़े कारोबारी लोगों में शामिल था जिन पर एक रिपोर्ट के मुताबिक शुबे का इजहार किया गया था। फिर इंक्वायरी की गई थी। मैंने ही वो रिपोर्ट लिखी थी। जमील ने इकरार किया। तुम जानते हो मलक अफजल को? उसे देखा है? उससे मिले हो? जी नहीं। और तुमने इंक्वायरी भी नहीं की? इंक्वायरी के बगैर ही रिपोर्ट लिख दी? एक खूबसूरत लड़की अलमास ही के कहने पर तुमने ऐसा किया था? मैंने पेदर पे कई सवाल किए। जमील ने इतराफ कर लिया कि नौजवान और खूबसूरत लड़की अलमास ही के ईमा पर उसने मलक अफजल के बारे में इंक्वायरी के बगैर रिपोर्ट लिख दी थी। उसके बाद मैंने एक बड़े होटल का नाम लिया और बोला, अलमास से तुम्हारी मुलाकातें इसी होटल में होती रही हैं और होटल के तमाम अखराजात भी वही बर्दाश्त करती है। उससे मिले हुए तुम्हें 3 दिन हुए, ये भी ठीक है ना? उसने गुज़श्ता रोज मिलने का वादा किया था मगर मिली नहीं, जमील ने बताया। इस केस के मुतालिक भी वो बातों ही बातों में तुमसे बातें पूछती रही। यकीनन तुम उसका भी इकरार कर लोगे। तुम अब तक अपनी दानिश में इल्मास को बेवकूफ़ बनाकर कई हजार रुपए उधार ले चुके हो। तुम्हारा ख्याल ये है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है। तुमने इसीलिए उसे ये नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। मेरे सवालों के रद्द अमल में जो ख्यालात जमील के जहन में पैदा हो रहे थे, मेरी तवज्जो उन्हीं पर थी। मैं उन्हीं की रोशनी में ये सारी बातें कर रहा था। अमूमन कुछ मालूम करने के लिए जहन को मुतहर्रिक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के जहन को मुतहर्रिक करने की जरूरत पेश नहीं आती। जमील ने मेरी बात की तस्दीक कर दी। उसके जहन को अच्छी तरह टटोलने के बाद और मजीद जरूरी मालूमात हासिल करके उसे मैंने अपने असर से आज़ाद कर दिया। वो चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कमर अहमद से बोला, सॉरी सर कि मैं आपकी इजाजत के बगैर कुर्सी पर बैठ गया था। आपने मुझे तलब किया था सर। अपने असर में लेने के बाद मैंने उससे जो कुछ मालूम भी किया उसे याद नहीं रहा। वो यही समझ रहा था कि अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ है और गलती से कुर्सी पर बैठ गया था। कमर अहमद के चेहरे पर गुस्से के आसार उभरे और उसने घूर कर जमील को देखा। उसी वक्त मैंने कमर अहमद को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। जी हजूर। कमर अहमद ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुझे ये एहसास था कि कमरे में इस वक्त कमर अहमद का एक मातहत मौजूद है, इसीलिए लहजा बदल कर बोला, आपसे मुझे खलवत में एक जरूरी बात करना थी। अगर आपको जहमत ना हो तो अपने दफ्तरी मामलात बाद में निपटाते रहिएगा, उन्हें फिर बुला लीजिएगा। ये कहते हुए मैंने जमील की तरफ इशारा किया। कमर अहमद चंद लम्हों तक हैरान सा हुआ, फिर गालिबन समझ गया कि मेरा मकसद क्या है। उसने जमील से कहा, तुम जाओ, जब जरूरत होगी तुम्हें बुलवा लूंगा। शुक्रिया सर। ये कहकर जमील कमरे से निकल गया।